तो हम बात कर रहे थे अभी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस के बारे में। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस हमने अभी पढ़ा कि किस तरह से हम कैरिड आउट कर सकते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शंस में और बैकवर्ड डायरेक्शंस में। और उसके बाद मैंने आप लोगों को यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिया है, जिस एग्जांपल्स को रिवर्सिबल रिएक्शंस को भी हम उनके फिजिकल स्टेट के आधार पर 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जनरली irreversible reactions are heterogeneous. Generally, not all. Remember the word generally. यहां पे मैं लिख देता हूं generally irreversible reactions are heterogeneous and reversible reactions are homogeneous. Generally याद रखना, not all. मैं अभी भी कह रहा हूं not all. It is general. General word जानते हो ना? जैसे जाना कभी ट्रेन में तो तुम लोगों को बोगीज मिलेंगे, जनरल बोगी, स्लीपर कोच, एसी। एसी में भी 3 कैटेगरी का, थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी। उसके बाद सबसे अच्छा होता है फ्लैट का। फर्स्ट एसी और फ्लैट दोनों इक्विवेलेंट है। जब तुम राजधानी के फर्स्ट एसी का टिकट देखोगे और हमारे एरोप्लेन का टिकट देखोगे तो राजधानी का फर्स्ट एसी का टिकट का भाव ज्यादा है, एरोप्लेन का भाव कम। समझ में आ गया बढ़िया भाव? अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि जैसे मैंने आपको कहा जनरली 2 तरह के केमिकल रिएक्शन होते हैं, जनरली हेटेरोजेनियस एंड होमोजेनियस। और लेकिन ऐसा मैंने कहा कि जरूरी नहीं है, इट्स नॉट कंपल्सरी। So reversible reaction can also occur in 2 parts, that is homogeneous and heterogeneous. यहाँ पे भी मैं डाल देता हूं कि जनरल वर्ड में होमोजीनियस और लिटरली हेटेरोजीनियस एंड होमोजीनियस बोथ। ये भी वर्ड यहाँ पे ध्यान से सुन लेना जब मैं कुछ कह रहा हूं। जनरल वर्ड एसी और नॉन एसी का एग्जांपल देने का मेन मकसद मेरा यही था कि तुम लोग समझ सको ट्रेन एक ही है, ट्रेन एक ही है, बैठने की सुविधा अलग है, रिएक्शन एक ही है, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस पर वो होमोजेनियस भी हो सकता है और हेटेरोजेनियस भी। मैं आप लोगों को एक रिएक्शन करके दिखाता हूं, उसके बाद आप लोगों को समझ में आएगा, वैसे नहीं समझ में। चलिए मैं आप लोगों को रिएक्शंस करके दिखाऊंगा तो ही समझ में आएगा। यहां पर मैं एक रिएक्शंस ले रहा हूं। आप लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम सुना होगा? कितने लोगों ने विनेगर को कभी टेस्ट किया? मंचूरियन का जो आप लोगों को सैलेड मिलता है उसके ऊपर में आप लोग मांग तो थोड़ा भैया इसमें विनेगर डाल दो, है ना? और विनेगर का केमिकल फॉर्मूला होता है CH3COOH। ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसका नाम है इथानोइक एसिड। इथानोइक एसिड जब ब्रेक होगा तो आप लोगों का इथानोइक आयन में ब्रेक होगा और H+ में ब्रेक होगा। लेकिन सैपोनिफिकेशन रिएक्शन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। जब कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल को हम मिलाते हैं, याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, तो ये क्या बनता है पता है आप लोगों को? क्या बनेगा? ये आपको मैं बता देता हूं क्या बनेगा। CH3 यहां पे डाल दीजिए, C डबल बॉन्ड O और OH डाल दीजिए, और यहां पर C2H5 डाल दीजिए और OH यहां पे डाल दीजिए। ये और ये मिल जाएंगे, H2O बन के बाहर, और ये बनेगा ईस्टर। ये बनेगा आपका CH3COO C2H5 प्लस H2O। और ये रिएक्शन को वापस जब आप मिला दोगे तो सेम टू सेम अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें खाली एक वर्ड याद रखना है, यहाँ पर जो कैटलिस्ट होता है ये आपके नोट्स में वैसे नहीं दिया लेकिन मैं बता देता हूं। यहां पर आपको ये जब भी डालना तो कोई ऐसे एसिडिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालना जिसमें से H+ आयन निकले, और जब उसको तुम्हें वापस केमिकल इक्विलिब्रियम डालना है तो HCl गैस डाल करके कैटलिस्ट के रूप में यूज करना, तो तुम्हारा ये रिएक्शन वापस रिवर्स हो जाएगा। तो ये आपका जो बन गया है यही कंपाउंड बना है, और ये जो है आपका ये। गॉट इट? और इसी चीज को हम लोग कहते हैं ईस्टर। क्या कहते हैं?
ईस्टर, और इस रिएक्शन को कहा जाता है एस्टरिफिकेशन। 10th स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे आप लोग, वैसे तो बोर्ड थी नहीं आप लोगों की, लेकिन फिर भी आप लोगों ने पढ़ा होगा एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। मैंने नहीं पढ़ा। उसके बाद आ जाइए आप, यहां पर एक चीज मुझसे पूछना भूल गए सर, फिजिकल स्टेट है ना, तो मैं प्यारे बच्चों बता देता हूं, एसिड जब भी होगा लिक्विड में, और जानते ही होंगे अल्कोहल के बारे में कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करता है, पूरे दिल्ली वालों को पता है, और ईस्टर भी आपका लिक्विड और वाटर भी आपको लिक्विड, तो मतलब ये होमोजीनियस हुआ है हेटेरोजीनियस? होमोजीनियस। अब मैं ऐसा रिएक्शन दे रहा हूं जो हेटेरोजीनियस, कैसे पता चलेगा? मैग्नीशियम कार्बोनेट, वाटर का जो हार्डनेस प्रॉपर्टी है यही है ना बच्चा, MgCO3, दो तरह का हार्डनेस पढ़ाया था अभी कुछ दिन पहले, कौन कौन सा? परमानेंट एंड टेम्पररी हार्डनेस। ग्रुप नंबर 40 मतलब कार्बोनेट, टेम्पररी हार्डनेस, ग्रुप नंबर 15 एंड ग्रुप नंबर 16 एंड ग्रुप नंबर 17 सल्फेट एंड क्लोराइड, यार परमानेंट हार्डनेस। तो यहाँ पर ये टेम्पररी हार्डनेस है, इसको जैसे ही आप देखोगे तो ये आपका सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, लेकिन जब इस रिएक्शन को आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में लोगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड कब बनेगा? जब आप इसका कैल्सिनेशन प्रोसेस करोगे। कैल्सिनेशन तो जानते होंगे आप लोग, मेटल्स एंड नॉन मेटल चैप्टर में पढ़ा होगा आप लोगों ने, जब भी किसी कोर ऑफ मेटल के साथ कार्बोनेट आयन चिपका हुआ होता है, उस कार्बोनेट चिपके हुए आयंस को जब हम गर्म करते हैं तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाता है, इस प्रोसेस को कैल्सिनेशन कहते हैं। और जिस मेटेलिक कोर में सल्फर चिपका हुआ रहता है और उसको हम गर्म करते हैं, उसमें से सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाता है, उस प्रोसेस को रोस्टिंग कहते हैं। और जिसमें ऑक्सीजन चिपका हुआ रहता है उसमें दूसरे मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो दूसरा रिएक्टिव मेटल ऑक्साइड बनके बाहर निकल जाता है, उस प्रोसेस को स्मेल्टिंग कहते हैं। 10th स्टैंडर्ड की चीजें अभी पढ़ा रहा हूं। अब आ जाइए, इसी दोनों चीज को ठंडा कर दीजिए थोड़ा बच्चा, कूल करोगे तो वापस से आपका क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम कार्बोनेट। अब यहाँ पे मैग्नीशियम कार्बोनेट सॉलिड स्टेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड ये भी सॉलिड, और कार्बन डाइऑक्साइड कौन सा हो गया? गैस। तो भाई साहब एक प्रोडक्ट तो हमारा सेम स्टेट में है, लेकिन दूसरा प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट गैसेस स्टेट में आ गया, इसीलिए इस टाइप ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम रिएक्शन हम लोग हेटेरोजीनियस रिवर्सिबल केमिकल इक्विलिब्रियम, समझ में आया? यस और नो? बहुत अच्छी बात है, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो। अब आ जाइए, क्या आप लोग चीनी कम चाय पिए? चीनी कम चाय नहीं जानते हो? चीनी कम चाय मतलब कम कंसंट्रेटेड वाला एसिड देते हो, ज्यादा डाइल्यूटेड भी नहीं, ज्यादा कंसंट्रेटेड भी। कहने का मतलब अगर तुम चाय पीते हो, चाय आजकल 3 तरह के कैटेगरी होते हैं सारे रिएक्शन देखना। एक, चाय के अंदर में अदरक ज्यादा होता, अदरक ज्यादा, चाय पत्ती कम, चीनी कम, दूध कम, पानी कम, अदरक ज्यादा, वो चाय जैसे पिएगा ना, 4 साल की नींद भी अगर लगी रहेगी वो भी तुरंत उठ जाएगी। दूसरा होता है इक्वल अमाउंट ऑफ मिल्क, इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर, और रेशियो ऑफ चाय पत्ती एंड चीनी मस्ट बी यूनिफॉर्म, तब जाके वो आपको नॉर्मल चाय लगता है जो हम लोग अपने घर में। कुछ लोगों को ऐसे चाय पसंद होते हैं जो एक चुस्की लेने के बाद लिप्स और लिप्स दोनों सट जाते हैं। कहने का मतलब इतना मीठा होता है कि वो लिप्स को वापस से ओपन नहीं होते, तो वो होता है डायबिटीज ना हो उसके लिए। बेटा जिसको डायबिटीज है अगर एक बार वो चाय पी लिया तो समझ जाओ फिर टपकने के चांस बढ़ जाते हैं। कहने का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं आप लोग कि रिएक्शन कभी भी फॉरवर्ड, बैकवर्ड, आइसोथर्म, आइसोथर्म जानते हैं?
सेम। चाय कब पीते हैं हम लोग? सेम टेम्परेचर पे ना, बन के निकला उसी टेम्परेचर पे चुस्की लगा करके खत्म कर देते। अगर उसको ठंडा करेंगे तो वो चाय और चावल का पानी, जिसको मार कहते हैं, दोनों बराबर हो ना। कहने का मतलब ये हुआ कि सेम टेम्परेचर पर जो रिएक्शन प्रोडक्ट अकर होता है, दैट्स कॉल्ड आइसोथर्मल रिएक्शन। अब आपको रिएक्शंस याद रखना है, जब भी हम इक्विलिब्रियम रिएक्शंस की बात करेंगे तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, they do not change with the time. The concentration of the reactant and product do not change with the time, and the concentration of reactant and product become equal at the equilibrium state. जैसे अभी मैंने आपको पूछा था कि चाय हम ठंडा क्यों पीना पसंद नहीं करते, तो आप लोगों को पता ही होगा क्यों पीना पसंद नहीं करते। क्यों पीना पसंद नहीं करते बताइए? वो अच्छा नहीं रहता, मीठी नहीं लगती। केमिकल आंसर नहीं है। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा याद रखना, रिएक्टेंट से जब तुम प्रोडक्ट बना रहे हो और प्रोडक्ट से जब रिएक्टेंट वापस बनेगा तो इस स्टेट को इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। इक्विलिब्रियम स्टेट, अवस्था। गर्म चाय बॉईल भी हो रहा था तभी वो गर्म है, पी रहे हैं तभी भी वो गर्म, इक्विलिब्रियम स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। याद रखना, मैंने जो एग्जांपल आपको दिया इसके पीछे का रीजन यही है कि जब आप कंसंट्रेशन की बात करते हैं, मैंने आप लोगों को एक वाटर का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पिछले चैप्टर में पढ़ाया था, याद होगा। मैंने कहा था आपको H2O plus H2O is equal to H3O plus NOH minus। और जब मैंने आपको कहा किसी भी केमिकल इक्विलिब्रियम का जो कांस्टेंट होता है वो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है, मैंने पढ़ाया था। अगर आप लोगों को याद होगा तो, नहीं याद होगा तब तो भाई कुछ नहीं कर सकते हैं। K इज इक्वल टू मैंने बताया था H3O प्लस का कंसंट्रेशन, OH माइनस का कंसंट्रेशन अपॉन H2O का कंसंट्रेशन और H2O का कंसंट्रेशन, जिसमें से एक H2O को हम यहाँ पे ले आते हैं तो KH2O इज इक्वल टू H3O प्लस का कंसंट्रेशन, OH माइनस का कंसंट्रेशन अपॉन H2O, और H2O को हम लोग भली भांति वाटर लिख देते हैं तो KW इज इक्वल टू H3O प्लस OH माइनस OH minus upon H2O. So this is the water constant of a reaction. यहां पर मैंने आपको कहा था कि कंसंट्रेशन दोनों का सेम है। मैंने आपको जो क्वेश्चन पूछा था क्यों गर्म चाय पीते हैं, क्योंकि कंसंट्रेशन उस समय में सेम रहता है। छोटी छोटी चीजों को केमिस्ट्री के नॉलेज से देखो कि अगर हम उसको ठंडा कर देते हैं ना, इसका कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाता है, कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाता है। वो ऐसा लगने लगता है जैसे चॉकलेट का घोल पी रहे हैं। तो वो ठंडी चाय इसलिए अच्छी नहीं लगती है क्योंकि कंसंट्रेशन घट जाता है। कंसंट्रेशन जब दोनों का सेम रहे, किसका, रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का, सबसे पहला वर्ड इक्विलिब्रियम इज द स्टेट इन व्हिच द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट do not change with the respect of time. Concentration of reactant and product must be constant. So that is the word called equilibrium. कोई आपको पूछे कि सर इक्विलिब्रियम का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम तो लिख लीजिए आप लोग इक्विलिब्रियम का डिफाइन। इक्विलिब्रियम इज द स्टेट एट विच, इक्विलिब्रियम is the state at which the concentration of the reactant, and product do not change with the time, don't change with the time. It's called equilibrium. Equilibrium is the state at which the concentration of the reactant and product do not change with the time. इसका मतलब ये हुआ concentration of the reactant
is equal to concentration of the product, which is also called constant. जब आप रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लिखोगे तो फॉरवर्ड रिएक्शंस और बैकवर्ड रिएक्शंस, या रिएक्शंस फॉरवर्ड रिएक्शंस बैकवर्ड, फॉरवर्ड का मतलब ये हो गया, बैकवर्ड का मतलब ये हो गया, तो ये हो गया आपका रिएक्शन फॉरवर्ड इज इक्वल टू रिएक्शन बैकवर्ड। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि वो कौन सा स्टेज है जिस समय दोनों का कंसंट्रेशन सेम होता है जबकि समय अलग अलग होता है। जब चाय उबल रही थी उस समय में 4:40 हो रहे थे, जब मैंने चाय को पिया उस समय में 4:50 हो रहे थे, मतलब 1-2 मिनट का फर्क समझ लो, ज्यादा नहीं, तो ज्यादा समझते हैं तो ठंडा हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन कंसंट्रेशन में कोई फर्क नहीं। बात समझने की कोशिश करो, टाइम बढ़ रहा है लेकिन कंसंट्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उस अवस्था को, उस स्टेज को इक्विलिब्रियम समझ में आया। समय भले आगे निकल जाए लेकिन जुनून वही रहना चाहिए, उस स्टेज को इक्विलिब्रियम स्टेज। समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? जैसे आप लोगों को मैं बताता हूं, एक ग्राफ के दौरान मैं आप लोगों को समझाने का कोशिश करूंगा। ग्राफ ऑफ इक्विलिब्रियम, जस्ट सपोज कीजिए 2 तरह के रिएक्शंस में यहां पे आपको दिखाऊंगा। जब भी कोई रिएक्शंस आगे की तरफ जाता है, जस्ट सपोज कीजिए यहां से ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट की तरफ बढ़ा, बराबर, और ये यहां प्रोडक्ट जो है वापस से रिएक्टेंट की तरफ बढ़ा, बराबर। अब तुम पूछ सकते थे सर ये तो गलत किए हो आप, ऊपर में था रिएक्टेंट तो आप नीचे क्यों लेके आए, है ना बेटा। समय जो है, याद रखना, समय की वजह से आप खुद सोचो, जब कोई क्रिकेटर बैट्समैन बॉल को हिट करता है, एक समय ऐसा आता होगा कि बॉल ऑटोमेटिकली रुक जाता होगा। अगर चौका छक्का नहीं जा सकता था, कोई बॉल मान लो ज्यादा, कोई धोनी नहीं है, क्या नाम है हमारे गुजराती बॉलर का बेटा, कोई पटेल है ना, शादी किया है आज के डेट में, उसका न्यूज में कौन सा पटेल, हर्षद पटेल, अक्षत पटेल, आज उसका शादी कर दी है। तो वो अक्षत पटेल जो है अच्छा बॉलर है, हमारा गुजरात का बैट्समैन भी थोड़ा अच्छा कर लेता है। तो कहने का मतलब मान लो उसने हिट किया बॉल को और बॉल बाउंड्री लाइन से पहले ही रुक गई, क्यों रुकी, दिमाग में। अब अगर मान लो रुक गई, जहां से बॉल उसने मारा था वहीं पर वापस से बॉल फेंका गया, है ना, लेकिन रिएक्शन 2 अलग अलग थे। एक फॉरवर्ड रिएक्शन RF, एक बैकवर्ड रिएक्शन RB। स्टाम्प तो वही है लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, कंसंट्रेशन सेम है बच्चा। कहने का मतलब यहां पर टाइम एट विच द इक्विलिब्रियम हैज रीच्ड, दिस इज द टाइम, ये वो समय है जब इक्विलिब्रियम में पहुंचे। यस सर, देखो ये प्रोडक्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट किया, हाँ, तो यहाँ पे टाइम इंक्रीज हो रहा है, बट जब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट जाने टाइम डिक्रीज हो रहा है, बट टाइम नहीं डिक्रीज हो रहा है। टाइम नहीं कभी डिक्रीज होता है, कंसंट्रेशन। बट नीचे ग्राफ में टाइम है ना, तो वो तो ऐसे जा रहा है, तो टाइम डिक्रीज। आप नहीं समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। रेट ऑफ रिएक्शन ये है और ये समय का ग्राफ है। समय बढ़े और घटे नहीं, ये आपको डिपेंड कर रहा है, याद रखना। रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज करता है और बैकवर्ड डायरेक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज। अब जब तुमको कोई कहेगा तुमको चाय को ठंडा करना है, क्या करेगी, कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी, और तुझे तुरंत ठंडा करना है विद इन 5 मिनट्स, क्या करेगी चाय, एक कप में तेरे को चाय दे दिया हो, उसका टेम्परेचर लगभग समझ ले 102 डिग्री सेल्सियस। अब तेरे को मैं बोलो 5 मिनट के अंदर में मेरे को 10 डिग्री सेल्सियस सीधे फ्रीजर में डाल,
ना, और 5 मिनट में लिखा, देख तेरी चाय की जो नौबत, जो कंसंट्रेशन था ऑटोमेटिकली डिक्रीज। हमारे अग्रवाल जी जो है कोल्ड कोको के साथ अब कोल्ड टी में पीने लगे। चलिए कोई बात नहीं, मैं कह रहा था कि एक समय आता है जहां पर रिएक्शन, अब देखो यहाँ पर नीचे एक और ग्राफ में देने का कोशिश करूंगा। अब यहाँ पर एक और ग्राफ का आप थोड़ा देख लीजिए ताकि आप लोगों को पता चले कि समय के रेस्पेक्ट में आप लोगों को पता है कि कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है। समय के रेस्पेक्ट में कंसंट्रेशन क्या होता है, ये है आपका कंसंट्रेशन और ये है आपका समय। चाय उबल रही है, कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। लेकिन जब हम कंसंट्रेशन को घटा रहे हैं, कंसंट्रेशन को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो एक समय ऐसा आएगा जिस समय, वो एक समय था जिस समय हम कह सकते थे ये वो पोजीशन है जिस पोजीशन के बाद ये मिक्सचर है चाय कह रहा है, और ये वो पोजीशन है उससे पहले वो मिक्सचर चाय है। एक तो समय होगा ना, एक समय होगा। जैसे मान लो हम लोग सस्पेंड के अंदर में दूध डाला, पानी डाला, चीनी डाला, जैगरी डाला, अदरक डाला, लेकिन अभी वो कंप्लीट चाय नहीं बनी। लेकिन एक टेम्परेचर ऐसा आता है, कंसंट्रेशन एक ऐसा आता है, वो उबलना चालू हो जाता है तो हम कहते हैं कि अब ये चाय बन गई। उस टेम्परेचर के नीचे उसको हम बिना चाय बना सकते हैं और उससे ऊपर उसको चाय बना। तो वो जो टेम्परेचर है, वो जो पॉइंट है, वो जो कंसंट्रेशन, उसको इक्विलिब्रियम, उससे ऊपर चाय, उससे नीचे पानी। इसीलिए मैंने तुम लोगों से पूछा था चीनी कम, समझ में आया? तो ये जो पॉइंट होता है उस पॉइंट को हम लोग इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो इक्विलिब्रियम के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आप लोगों को याद रखना है। इक्विलिब्रियम स्टेट कैन ओनली बी अचीव्ड इफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन इज कैरिड आउट इन अ क्लोज्ड वेसल। जैसे मैंने आपको कहा रिवर्सिबल रिएक्शंस में जनरली इक्विलिब्रियम, जनरली, और जब भी आप रिवर्सिबल रिएक्शंस को करोगे उसके लिए कमरे को बंद करना, मतलब क्लोज वेसल। फ्री एनर्जी इज जीरो, मतलब डेल्टा जी की वैल्यू कितना होना चाहिए, डेल्टा जी क्या होता है, थर्मोडायनामिक्स में आपने पढ़ा था, इसका फॉर्मूला डेल्टा एच माइनस पी डेल्टा एस पढ़ा था, एंथैल्पी माइनस टेंपरेचर इनटू एंट्रोपी, दैट इज ओनली कॉल्ड फ्री एनर्जी। उसके बाद आ जाइए, इक्विलिब्रियम इज अ डायनामिक इन नेचर। डायनामिक मतलब आपको व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायनामिक? आर्य, डायनामिक कभी ना रुकने वाला। मैं बोलता हूं अक्सर इलेक्ट्रॉन इज अ डायनामिक पार्टिकल, याद होगा आप लोगों का ये वर्ड मैं अक्सर यूज करता हूं। इलेक्ट्रॉन बिल्कुल हमारी दिमाग की तरह होता है जो शांत नहीं रहता है, हमेशा घूमते रहता है जैसे हमारा दिमाग, डायनामिक व्हिच इज ऑलवेज इन द मोशन। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम डायनामिक नेचर में, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो रिएक्टेंट के प्रोडक्ट या प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बन सकते। डायनामिक, पानी में पानी मिला तो पानी भी बन रहा है, H2O भी बन रहा है, H3O+ भी बन रहा है, OH- भी बन रहा है ना। इक्विलिब्रियम रिएक्शन है ना, बात समझ में आया कि नहीं आया? एक बूंद के ऊपर में दूसरा बूंद डाला तो पहला बना H3O+ और OH-, वापस से तीसरा बूंद डाला तो वापस से H2O+ H2, फिर चौथा बूंद डाला तो H3O+ और OH-, कंटीन्यूअसली रिएक्शन चल रहा है, मतलब डायनामिक में है। तो कहने का मतलब इक्विलिब्रियम रिएक्शन जो है वो डायनामिक इन नेचर होता है। The equilibrium can be attained from the either of the side, that is from the reactant or product। मतलब अगर हम, तुम लोगों को पता होगा कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनता है, तो उस रिएक्शन को हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम रिएक्शन कहते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना है तो वही रिएक्शन को हम लोग इक्विलिब्रियम, प्रोडक्ट को डिकम्पोज कर दिया। मैंने अभी जस्ट एक एग्जांपल दिया था, CaCO3 दिया था ना, इसको हमने गर्म किया तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड क्लोज वेसल में था, ठंडा कर दिया कैल्शियम कार्बन। खाली याद रखना फिजिकल स्टेट लिखना मत, आदत डाल, ठीक है। तो यहां पर मैं कहना चाह रहा हूं तुम लोगों से कि जरूरी नहीं है ये है तभी वो है, वो है तभी ये हो सकता है। मतलब रिएक्टेंट
प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे तुम लोग याद करो 10th स्टैंडर्ड में पढ़ता था, when a single reactant convert into two or more than two product is called decomposition reaction। पढ़ा था ना बेटा? उस समय तुमने कैल्शियम कार्बोनेट को रिएक्टेंट मान लिया, और इसी को जब तुमने कॉम्बिनेशन में पढ़ा था, when two or more than two reactant combine to form one compound is called combination reaction। तो उस समय तुमने कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्टेंट मान लिया, माना था ना? कहने का मतलब यही हुआ कि आपको इक्विलिब्रियम के लिए ये नहीं सोचना है कि कौन सा रिएक्टेंट है कौन सा प्रोडक्ट है। इट कैन बी इंटरएक्सचेंज जस्ट लाइक कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन। अब आ रही है कितने तरह के इक्विलिब्रियम रिएक्शन। इक्विलिब्रियम रिएक्शन समझने के लिए मैं आप लोगों को सबसे पहले ले चलूंगा उनके फिजिकल स्टेट्स पर, उनके केमिकल नेचर पर और उनके आयनिक नेचर। विनेगार को जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो क्या बनेगा? विनेगार तो देखे हो ना, कैसा दिखने में रहता है? पानी की तरह, खाली टेस्ट अलग होता है, पानी का अलग और विनेगार का। विनेगार खट्टा लगता है और पानी खट्टा नहीं है, वो भी ट्रांसपेरेंट है ये भी। लेकिन जब तुम पानी को इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो H+OH- टूटेगा। तो विनेगार को इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो क्या बनेगा बेटा? विनेगार का मतलब हो गया एसिटिक एसिड, CH3COOH। क्या बनेगा? H+CH3COO-, और इसी को वापस कर दिया CH3COOH बन गया, बनेगा ना? तो ये जो रिएक्शन है ये आयनिक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, आयंस में है ना, आयंस में है, और आयंस वापस से आपका कंपाउंड बन जा रहा है। तो इस तरह के इक्विलिब्रियम को आयनिक इक्विलिब्रियम कहेंगे, जिसमें हम लोगों को याद क्या रखना है कि ये इन्वॉल्व क्या करता है, ये आयन एक्वस सॉल्यूशन में वापस कंपाउंड। केमिकल इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें तो इसमें आपका कंपोनेंट कभी भी फिजिकल स्टेट में चेंज नहीं होगा। एज फॉर एग्जांपल PCl5 इज इक्वल टू PCl3 प्लस Cl2, और दोनों को जोड़ दिया PCl5, ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी गैस, तीनों के तीनों कभी चेंज हुए? तो इस तरह का इक्विलिब्रियम को केमिकल इक्विलिब्रियम कहेंगे। अब आ जाइए फिजिकल इक्विलिब्रियम। इस समय में हमें फिजिकल स्टेट में चेंज करना है, बर्फ को पानी बनाना है और पानी को बर्फ बनाना है, या फिर लिक्विड को वेपर बनाना है और वेपर को लिक्विड बनाना है। देखिए हो तुम लोग, अगर नहीं देखे हो तो मैं बता देता हूं। लिक्विड से पानी को बॉयल करो, चेंज हो रहा है स्टेट क्लियर हो रहा है। पानी ले लिया था पहले के अंदर में और पानी को बॉयल किया, बराबर, और जैसे उसमें से धुआं निकलना चालू हुआ, मैंने उसके ऊपर में एक प्लेट डाल दी, वो धुआं वापस से पानी। देखियो रिएक्शन नहीं देखे? अगर नहीं देखे हो तो मम्मी जब तपेले में बॉयल कर लियो, उसके आगे में हाथ डाल के दिखा, पूरे हाथ में वाटर ड्रॉपलेट्स आ रहे, मतलब वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, गैसियस से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ और लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हुआ, तो गैसियस में कन्वर्ट हुआ। दिस इज कॉल्ड फिजिकल इक्विलिब्रियम। ये हो गया आपका फिजिकल इक्विलिब्रियम, ये हो गया केमिकल इक्विलिब्रियम, ये हो गया आपका आयनिक इक्विलिब्रियम। समझ में आया कि नहीं आया? अब आप लोग मुझे एक बताइए कि कभी आप लोग कोरोना माहौल में कपूर जलाए हो? घर में कपूर आजकल कपूर के जो ना अलग अलग फॉर्म्स आ रहे हैं, अलग अलग उनके जलाने के साधन आ रहे हैं। उनको जलाने के लिए आपके देखना इलेक्ट्रिकल डिवाइस आता है कपूर को जलाने के लिए। जैसे हम लोग मोटी लगाते हैं ना, उसी टाइप में देखना एक छोटा सा स्टैंड आएगा, स्विच को ऑन कर दे और उसके ऊपर में कपूर को रख दे, ऑटोमेटिकली पूरे घर में कपूर का सुगंध करना चाहिए। और खास करके कोरोना जैसी महामारियों में इसका बहुत ज्यादा वर्चस्व रहा है। किसी को ये नहीं पता है कि कपूर के अंदर में कौन सा केमिकल पता है? तो किसी को पता which chemical is present inside a camphor? रिसर्च करके आ कल। अभी फिलहाल सुन लो, मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर हम बात कर रहे हैं
फिजिकल इक्विलिब्रियम का। तो मैंने सिर्फ एक ही स्टेट दिया है, लिक्विड से गैसियस, और हमारे मानव जी कह रहे थे कि सर आइस से लिक्विड नहीं होगा। यस माय डियर बॉय, इट कैन चेंज इनटू ऑल द थ्री स्टेट्स, सॉलिड टू लिक्विड आल्सो, सॉलिड टू गैस आल्सो, लिक्विड टू गैस, gas to solid also, gas to liquid also, and gas to gas. Okay, I got it. फिर मैंने कहा पानी को मैं बॉईल करूंगा, शायद आपने नहीं सुना, मैंने कहा था उस समय में। फिर मैंने कहा, पहले मैंने कहा कि बर्फ से पानी, सॉलिड से लिक्विड। अब उसके बाद मैंने कहा कि अगर मैं चाहूं तो पानी को अगर गर्म करूंगा तो भी तो फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है ना, लिक्विड से वेपर मतलब गैसियस स्टेट। कहने का मतलब यही हुआ कि फिजिकल में तीनों स्टेट आ जाते हैं, और आप लोगों ने ये तीनों स्टेट के आई थिंक सो एंथैल्पी के बारे में जरूर पढ़ा हो। सब्लिमेशन एंथैल्पी, फ्यूजन एंथैल्पी, याद आ रहा है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सब आ रहा होगा यार। केमिस्ट्री इज इंटरलिंक्ड विद ऑल द चैप्टर, ये हर चैप्टर से कनेक्टेड है, इसीलिए आप लोगों को याद रखना है। सॉलिड से लिक्विड इक्विलिब्रियम में रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस एंड रेट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ वाटर। जब आप बर्फ को पिघला रहे हो और पानी को बर्फ बना रहे हो, उस दोनों का जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा इक्विलिब्रियम में होगा। कभी ऐसा करना हो, एक काम करना, रेफ्रिजरेटर में जो आपका फ्रीजर वाला पोर्शन होता है, उस फ्रीजर में हाथ को डाल करके 10 मिनट रखना, हाथ के ऊपर में देखना, क्योंकि बंद तो करोगे नहीं फ्रीज, बेटा हाथ इतना मोटा है कहां से बंद हो पाएगा। एक काम करना, सिर्फ बर्फ को 5 मिनट के लिए निकालना, ठीक है, और जो पानी तुम्हारे हथेली पे आ गया उसको वापस से फ्रीजर में डालना, देखना वापस से वो बर्फ बनेगा कि नहीं बनेगा। the reason behind that is the rate of melting of ice is equal to rate of freezing of water. जितना देर में बर्फ पानी के रूप में पिघलता है, उतना ही देर में पानी बर्फ के रूप में बनता है। इसका मतलब हुआ कि दोनों का रेट क्या है, सेम। बाकी चीजें जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी मैं पूछना चाहूंगा, हमारे जितने भी ऑनलाइन बंधु हैं उन लोगों से पूछना चाहूंगा कि क्या आप लोगों को कोई डाउट है। मेरे ऑनलाइन बंधुओं, फ्रेंड्स को संस्कृत में बंधु कहा जाता है। एक श्लोक था, स्वमेव माता च पिता स्वमेव, स्वमेव बंधु, है ना बेटा, वही पे था, स्वमेव बंधु च सखा स्वमेव। तो वहीं से पता चला तुम ही हो बंधु, सखा तुम ही। तो मेरे प्यारे बंधुओं, बताइए कोई डाउट है आप लोगों को? नो सर। नो डाउट। चलिए आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, बाकी चीजें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। That's all. Thank you very much. Have a great day. Bye bye and take care.